आज का हमारा प्रकरण है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उपमा अलंकार पढ़ लिया है, तो आज देखते हैं रूपक अलंकार के बारे में। तो ये देखो, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। और अर्थालंकार में भी आपको ये याद रखना है कि ये सादृश्य मूलक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? सादृश्य मूलक अलंकार। अब इसकी परिभाषा देखो कि रूपक अलंकार होता कहाँ है? जहां उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अभेद का अर्थ होता है भेद नहीं, यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद न रखा जाए। दो वस्तुएं होती हैं, ये हमने अच्छे से चर्चा कर ली, उपमेय और दूसरी उपमान। दोनों को एक ही मान लिया जाए। और किस आधार पर? सादृश्य के आधार पर। और उपमेय व उपमान को एक ही मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। ये परिभाषा आप देख लो। जहां उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। ये तीन शब्द आपको ध्यान रखने। कौन से? उपमेय पर और उपमान का, यानी किसका किस पर आरोप होगा? उपमेय पर आरोप होगा और किसका? उपमान का। और आरोप भी कैसे? अभेद रूप से, यानी दोनों में भेद नहीं रखा जाएगा। या इस बिंदु से समझो कि जहां उपमेय व उपमान को सादृश्य के कारण एक ही मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। या तीसरा बिंदु ये देखो, इससे समझो। तीसरा बिंदु है, आप उससे समझो। ये जो आरोप होता है, उपमेय पर उपमान का जो आरोप है, वो ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। ये बिंदु महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखेंगे कि उपमेय पर उपमान का आरोप निषेध रहित होता है। निषेध रहित होता है। ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है और अभेद रूप से किया जाता है, लेकिन वो आरोप होता कैसा है? निषेध रहित होता है। ये एक बार आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ है कि रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, निषेध रहित, निषेध सहित और अन्य ऑप्शन भी दिए हुए थे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि उपमेय पर उपमान का आरोप निषेध रहित होता है। अब आप ये देखेंगे कि ये होता कैसे है। उपमेय व उपमान की अवधारणा आप अच्छे से जानते हैं। यह आपने देख लिया, रूपक अलंकार अर्थालंकार है और अर्थालंकार में भी सादृश्य मूलक अलंकार है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कि ये जो होता कैसे। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि मुख चंद्रमा है। मुख
चंद्रमा है। इससे समझो आप कि मुख चंद्रमा है। अब यहां देखो, उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप। यहां देखो मुख है, ये उपमेय है, और जो चंद्रमा है वो क्या है? उपमान है। अब ये देखेंगे कि देखो मुख को चंद्रमा बता दिया, यानी मुख और चंद्रमा को एक ही मान लिया, और हमने ये बिंदु लिखा है यहाँ कि जहां उपमेय व उपमान को सादृश्य के कारण एक ही मान लिया जाए, यानी मुख और चंद्रमा में कोई भेद नहीं रखा गया। यानी क्या किया गया है? अभेद रूप से मुख पर चंद्रमा का आरोप किया गया है। यही हमने लिखा है, उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप। और ऐसा जहां भी हो वहां रूपक अलंकार होता है। एक उदाहरण से और समझ लो। नेत्र कमल है, नेत्र कमल है। अब ये देखो, ये नेत्र है, ये उपमेय, और जो कमल है वो क्या है? उपमान। यानी नेत्रों को कमल बताया गया है, नेत्रों पर कमल का आरोप किया गया, और नेत्र व कमल को एक ही मान लिया गया। और जहां भी ऐसा होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि रूपक अलंकार है वो अर्थालंकार है, सादृश्य मूलक अलंकार है, और परिभाषा जहां उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। या फिर ये कहें, जहां उपमेय व उपमान को सादृश्य के कारण एक ही मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। ये बिंदु महत्वपूर्ण है। उपमेय पर उपमान का आरोप निषेध रहित होता है। उदाहरण से समझो कि उपमेय पर उपमान का आरोप कैसे होता है और दोनों को एक कैसे मान लिया जाता है। जैसे मुख चंद्रमा है तो मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान। मुख और चंद्रमा में कोई भेद नहीं रखा गया है, दोनों को एक ही मान लिया गया है, और जहां भी ऐसा हो वहां रूपक अलंकार होता है। ऐसे नेत्र कमल हैं, इसमें देख लो उपमेय नेत्र और कमल उपमान, दोनों को एक ही मान लिया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो ये हमने रूपक अलंकार के बारे में परिभाषा और उदाहरण से ये समझा है कि रूपक अलंकार होता कहाँ है। अब बात करते हैं रूपक अलंकार के भेद। रूपक अलंकार के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने तो विभिन्न प्रकार से माने, वो हम सारी चर्चा यहाँ करेंगे। रूपक अलंकार के बारे में सारी चर्चा हमें यहाँ करनी है कि कौन कौन से भेद हैं और कौन कौन से माने गए। तो अगला हमारा जो बिंदु है वो है रूपक अलंकार के भेद। और रूपक अलंकार के मुख्यतः है 3 भेद होते, 3 भेद होते। ये आपको ध्यान रखना कि रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये देखो, सांग रूपक अलंकार, दूसरा
निरंग रूपक अलंकार, तीसरा परंपरित रूपक अलंकार। परंपरित रूपक अलंकार, यहां ये आप ध्यान रखेंगे कि सांग रूपक को सावयव रूपक अलंकार भी कहा जा सकता है। सावयव रूपक अलंकार भी कहा जा सकता है। रूपक अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: सांग रूपक अलंकार, निरंग रूपक अलंकार और परंपरित रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार को सावयव रूपक अलंकार भी कहा जाता है। तो यहां हम प्रत्येक भेद को पूरा पढ़ेंगे, उदाहरण सहित समझेंगे। तो ये हम सबसे पहले लेते हैं सांग रूपक अलंकार। तो सबसे पहले ये देखो, सांग का संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद करेंगे तो होगा स प्लस अंग, या इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा स प्लस अवयव। और अवयव का अर्थ भी क्या होता है? अंग। ये आपको ध्यान रखना। अब ये देखो, स प्लस अंग यानी अंगों सहित, या इसको कहें तो ये लिख देंगे अवयव सहित। और अवयव का अर्थ भी क्या है? अंगी होता है। अब इसकी परिभाषा देख लो। यदि शब्द का अर्थ आपको पता है तो परिभाषा बहुत आसान है। और परिभाषा देखो, जहां उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाए, अंगों सहित आरोप किया जाए, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। सांग रूपक अलंकार होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना। सांग रूपक यानी स प्लस अंग, और अर्थ अंगों सहित यानी अंग सहित या अवयव सहित। और जहां उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाए, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। यानी यहां एक बात आपको और ध्यान रखनी, और वो ये है कि इसमें यानी सांग रूपक में अंगी अंग का संबंध, अंगी अंग का संबंध पाया जाता है, पाया जाता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। देखो, रूपक में ये तो हम ध्यान रखते ही हैं कि उपमेय पर उपमान का आरोप होता है और वो अभेद रूप से होता है, यानी कि उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। लेकिन यहां देखो, सांग रूपक में ये है कि अंगों सहित आरोप होगा। बस ये इतना सा आपको ध्यान रखना कि जहां अंगों सहित आरोप हो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। अब वो अंगों सहित होता कैसे है, ये उदाहरण से देखो। इसको हटाता हूं, आपने लिख लिया होगा, उदाहरण से देखो। और उदाहरण से देखो, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। उदित उदयगिरी, उदित उदयगिरी मंच पर
रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है सांग रूपक अलंकार का। परिभाषा सांग रूपक की आप फिर से देख लें कि जहां उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाए वहां सांग रूपक अलंकार होता है, यानी इसमें अंगी अंग का संबंध पाया जाता है। अब यहां देखो, अब हमें सबसे पहले उपमेय व उपमान देखने, तो उसमें देखेंगे, देखो उदयगिरी और मंच, एक उपमेय और उपमान का जोड़ा तो ये हो गया। फिर रघुवर बाल पतंग, एक ये हो गया। विकसे संत सरोज, एक ये हो गया। और हर्षे लोचन भृंग, एक ये हो गया। अब देखते हैं कि अंगों सहित आरोप कैसे होता है। अब यहां देखो उपमेय, और यहां लिखते हैं उपमान। अब देखो मंच, उपमेय यहां मंच है, और मंच पर किसका आरोप किया गया है? उदयगिरी का। उदयगिरी आप जानते ही हो, उदयगिरी कहें या उदयाचल कहें एक ही बात है, यानी वह पर्वत, ये आप ध्यान रख लो, वह पर्वत जहां से सूर्योदय होता, सूर्योदय होता, उस पर्वत को क्या कहते हैं? उदयगिरी या उदयाचल। गिरी में मात्रा दोनों ही छोटी, उदयगिरी या उदयाचल, वह पर्वत जहां से सूर्योदय होता है। अब मंच पर देखो उदयगिरी का आरोप है। फिर रघुवर, रघुवर आप जानते ही हैं श्री राम को कहते हैं। और रघुवर पर बाल पतंग का आरोप, बाल पतंग, बाल पतंग किसे कहते हैं? उदय होते सूर्य को, उदय होते सूर्य को क्या कहा जाता है? बाल पतंग। अब देखो उपमेय मंच, मंच पर किसका आरोप किया गया? उदयगिरी का, यानी उस पर्वत का जहां से सूर्य उदय होता है। अब ये एक रूपक तो ये हो गया। अब इसके अंगों का आरोप हो रहा है उपमेय पर, कि रघुवर पर बाल पतंग, यानी जहां सूर्योदय होता है जिस पर्वत से, उगते हुए सूर्य का आरोप हो गया। फिर तीसरा देखो, उपमेय है संत, और संत पर आरोप हुआ सरोज का। सरोज जानते हो आप किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। फिर इसके बाद देखो इसके बाद है लोचन, और लोचन पर आरोप हुआ है भृंग का। भृंग यानी बंगरा। अब ये देखो, एक ही उदाहरण में कितने रूपक हुए हैं? 1, 2, 3 और 4। कितने रूपक आ गए? 4 रूपक। कितने हैं? 4।
और यहां जब हमने बात की थी कि उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाए, यानी मंच पर उदयगिरी का आरोप किया गया, रघुवर यानी श्री राम पर बाल पतंग उदय होते सूर्य का आरोप किया गया, संत पर सरोज का यानी कमल का, जब सूर्योदय होता है तो कमल खिलते हैं, फिर लोचन पर भृंग का यानी बावड़े का। तो ये देखो यहां जो मंच और उदयगिरी है इसे हम कह सकते हैं अंगी, और ये यहां देखो उपमेय के अंग हैं तीनों ही, और ये तीनों ही किसके अंग है? उपमान के अंग। और हमने यही परिभाषा सांग रूपक की ली है कि जहां उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाए वहां सांग रूपक अलंकार होता है। यह आप इस उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। देखो निरंग रूपक अलंकार, निरंग रूपक में देखेंगे तो इस शब्द को देखो निरंग, यानी संधि विच्छेद करेंगे तो नी है प्लस अंग, या ये भी कर सकते हैं निर प्लस अंग। अब इससे स्पष्ट हो गया कि जहां अंगों सहित आरोप हो तो सांग रूपक, और जहां अंगों रहित केवल उपमेय पर उपमान का ही आरोप हो, अंगों का आरोप न हो, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा देख लो, और परिभाषा में लिख लो जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो तथा अंगों का आरोप न हो, अंगों का आरोप न हो, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। निरंग रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो, यानी उपमेय पर उपमान का आरोप तो होगा लेकिन अंगों का आरोप नहीं होगा, और ऐसा जहां होगा वहां कौन सा अलंकार होगा? निरंग रूपक अलंकार होगा। चरण सरोज पखारन लागा। अब यहां देखो ये रूपक है, यह चरण उपमेय और सरोज उपमान। उपमेय पर उपमान का आरोप तो हुआ है लेकिन अंगों का आरोप नहीं हुआ है, इसलिए कौन सा अलंकार है? निरंग रूपक अलंकार है। फिर एक उदाहरण और देखो, बहुत सरल उदाहरण। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो ले, चंद्र खिलौनो ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो ले हूं। यहां देखो ये रहा रूपक। उपमेय, उपमेय कौन? यानी चंद्र। उपमान खिलौना, यानी चंद्रमा पर खिलौने का आरोप किया गया है। चंद्रमा पर खिलौने का आरोप किया गया है, और जहां ऐसा हो अंगों का आरोप न हो वहां
निरंग रूपक अलंकार होता है। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से कि चरण सरोज पखारन लागा, मैया मैं तो चंद्र खिलौनो ले हूं। यहाँ मतलब चरणों पर सरोज का आरोप है और यहाँ चंद्र पर खिलौने का आरोप है, अंगों का आरोप नहीं है। और जहां भी ऐसा हो वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। यानी दो भेद हमने देख लिए, सांग रूपक और निरंग रूपक। सांग रूपक दोनों में अंतर समझना आपको। स प्लस अंग, यानी जहां उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप हो वहां तो सांग रूपक, और जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो लेकिन अंगों का आरोप न हो वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला भेद, और अगला हमारा भेद है परंपरित रूपक। अगला भेद देखो परंपरित रूपक। परंपरित रूपक, रूपक अलंकार का तीसरा भेद, और यहां इस नाम से स्पष्ट है। देखो परंपरा, परंपरा प्लस इत, और क्या हो जाएगा परंपरित। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। और परिभाषा में देखो जहां एक रूपक का प्रयोग होने पर, एक रूपक का प्रयोग होने पर परंपराबद्ध रूप से, परंपराबद्ध रूप से दूसरे रूपक का प्रयोग करना, दूसरे रूपक का प्रयोग करना आवश्यक हो, आवश्यक हो, वहां परंपरित रूपक अलंकार होता है। वहां परंपरित रूपक अलंकार होता है। वहां परंपरित रूपक अलंकार होता है। यानी आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसमें दो रूपक होते हैं, इसमें दो रूपक होते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना कि जहां एक रूपक का प्रयोग हो जाए फिर परंपराबद्ध रूप से दूसरे रूपक का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। और क्यों आवश्यक हो जाता है? अर्थ की स्पष्टता के लिए, अर्थ की स्पष्टता के लिए। और वो कैसे आवश्यक हो जाता है ये उदाहरण से देखो। उदाहरण देखो, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत बार आरपीएससी द्वारा पूछा गया है। प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम, हृदय कपाट खोल दो तुम।
अब यहां देखो कि प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। तो ये देखो एक रूपक ये हो गया, और ये कैसे हो गया? प्रेम रूपी अतिथि। कौन? प्रेम रूपी अतिथि, यानी प्रेम पर अतिथि का आरोप किया गया। प्रेम क्या है? उपमेय, और अतिथि क्या है? उपमान। प्रेम पर अतिथि का आरोप किया गया है, और प्रेम पर अतिथि का आरोप करने के कारण ये देखो दूसरा रूपक, हृदय उपमेय और कपाट उपमान। यानी ये कहें हृदय रूपी कपाट। कपाट आप जानते हो किसे कहते हैं? यानी किवाड़ को। तो प्रेम पर अतिथि का आरोप कर देने के कारण हृदय पर कपाट का आरोप करना आवश्यक हो गया है। और ऐसा जहां हो वहां परंपरित रूपक अलंकार होता है। बात समझ में आ गई क्या? कि प्रेम पर अतिथि का आरोप नहीं होता तो हृदय पर कपाट का आरोप करना आवश्यक नहीं था, लेकिन प्रेम पर अतिथि का आरोप कर दिया गया, इसलिए हृदय पर कपाट का आरोप करना आवश्यक हो गया, परंपराबद्ध हो गया। और जहां परंपराबद्ध रूप से दूसरे रूपक का प्रयोग किया जाए वहां परंपरित रूपक अलंकार होता है। ऐसे ही एक उदाहरण और देख लो। आपको यह ध्यान रखना है कि परंपरित रूपक में दो रूपक होंगे, और ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरा उदाहरण देखो, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी। मंजू मंदाकिनी है। आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। अब यहां देखो ये एक रूपक ये रहा, हृदय उपमेय और मरु उपमान। यानी ये कहें हृदय रूपी मरु एक रूपक हो गया, यानी हृदय पर मरु का आरोप कर दिया गया, इसलिए आशा पर मंदाकिनी का आरोप करना आवश्यक हो गया। तो यहां देखो एक रूपक ये हो गया। आशा क्या है? उपमेय, और मंदाकिनी क्या है? उपमान। यानी ये कहें आशा रूपी मंदाकिनी, आशा रूपी मंदाकिनी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हृदय पर मरु का आरोप कर देने के कारण आशा पर मंदाकिनी का आरोप करना आवश्यक हो गया। और जहां भी ऐसा हो वहां परंपरित रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के हमने 3 भेद अच्छे से पढ़ लिए। सांग रूपक अलंकार, 3 भेद कौन कौन से? ये देखो, सांग रूपक अलंकार, दूसरा निरंग रूपक अलंकार, और तीसरा परंपरित रूपक अलंकार। 3 भेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
कि जहां उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप हो वहां सांग रूपक अलंकार होता है, और जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो लेकिन अंगों का आरोप न हो वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। और जहां एक रूपक का प्रयोग कर देने के बाद परंपराबद्ध रूप से दूसरे रूपक का प्रयोग करना आवश्यक हो जाए वहां परंपरित रूपक अलंकार होता है। ये तीनों भेद आपको अच्छे से ध्यान में रखने। अब बात करते हैं कि कुछ विद्वानों ने रूपक अलंकार के अन्य भेद भी माने। कुछ विद्वानों ने रूपक अलंकार के अन्य भेद भी माने, तो वो और हमें देखने। रूपक अलंकार में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, प्रश्न चाहे कहीं से भी आए, हमारा प्रश्न सही होना चाहिए। तो ये देखते हैं रूपक अलंकार के अन्य भेद। अगला हमारा बिंदु होगा रूपक अलंकार के अन्य भेद। अन्य भेद, और इनमें से आपको ध्यान रखना रूपक अलंकार के अन्य भेद होते हैं दो। अभेद रूपक अलंकार और दूसरा तद्रूप रूपक अलंकार। तद्रूप रूपक अलंकार, इसमें कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रूपक अलंकार के कितने भेद माने। तो आप ये लिख लो, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने काव्य शास्त्र में रूपक अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने। मुख्यतः दो भेद माने, ये देख। और कौन से दो माने हैं? यही अभेद रूपक अलंकार और तद्रूप रूपक अलंकार। अब बात करते हैं अभेद रूपक अलंकार की। अभेद रूपक अलंकार, तो इसमें देखो नाम से स्पष्ट है अभेद में कि जहां उपमेय व उपमान में अभेद प्रकट किया जाए, अभेद प्रकट किया जाए वहां अभेद रूपक अलंकार होता है। अभेद रूपक अलंकार होता है। यानी हमने इससे पहले जो रूपक अलंकार के बारे में पढ़ा है, जो उदाहरण हमने लिए हैं सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक, वो सब अभेद रूपक अलंकार के अंतर्गत ही हैं। फिर अभेद रूपक अलंकार के तीन उपभेद किए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। कितने उपभेद किए जा सकते हैं? तीन उपभेद। और इसमें देखो न्यून या हीन अभेद रूपक, एक तो ये। फिर दूसरा देखो सम अभेद रूपक, सम अभेद रूपक।
और तीसरा अधिक अभेद रूपक। अधिक अभेद रूपक। इन तीनों को हमें तुलनात्मक रूप से पढ़ना है, जिससे एक साथ याद रखने में आसानी होगी। न्यून या हीन अभेद रूपक कहाँ होता है वो देखो, जहां उपमेय में उपमान से कोई बात या गुण कम हो या न्यून हो या हीन हो, फिर भी उपमेय व उपमान में अभेदता प्रकट की जाए। अभेदता प्रकट की जाए, वहां न्यून या हीन अभेद रूपक होता है। बात समझ में आ गई? अब यहां आपको तीनों में एक बात समझनी है, न्यून या हीन कौन होगा? उपमेय होगा। किससे? उपमान से। सम कौन होगा? उपमेय व उपमान समान होंगे। अधिक कौन होगा? उपमेय अधिक होगा। तो ये आप समझ लें। अब इस सम के बारे में देखो, जहां उपमेय व उपमान में पूर्ण साम्य होते हुए भी अभेदता प्रकट की जाए। अभेदता प्रकट की जाए, वहां सम अभेद रूपक अलंकार होता है। सम अभेद रूपक होता है। बात समझ में आ गई कि जहां उपमेय में उपमान से कोई बात या गुण कम हो, न्यून हो या हीन हो, फिर भी उपमेय व उपमान में अभेदता प्रकट की जाए, वहां न्यून या हीन अभेद रूपक होता है। सम अभेद रूपक, जहां उपमेय व उपमान में पूर्ण साम्य होते हुए भी अभेदता प्रकट की जाए, वहां सम अभेद रूपक होता है। अधिक अभेद में देखें कि जहां उपमेय में उपमान से कोई बात या गुण अधिक हो, फिर भी उपमेय व उपमान में अभेदता प्रकट की जाए, वहां अधिक अभेद रूपक होता है। वहां अधिक अभेद रूपक होता है। बात समझ में आ गई? ये तीनों की परिभाषा आपको एक साथ याद रखनी।
कि जहां उपमेय में उपमान से कोई बात या गुण कम हो, न्यून हो या हीन हो, फिर भी उपमेय व उपमान में अभेदता प्रकट की जाए, वहां न्यून या हीन अभेद रूपक होता है। सम अभेद, जहां उपमेय व उपमान में पूर्ण साम्य होते हुए भी अभेदता प्रकट की जाए, वहां सम अभेद रूपक होता है। अधिक अभेद रूपक, जहां उपमेय में उपमान से कोई बात या गुण अधिक हो, फिर भी उपमेय व उपमान में अभेदता प्रकट की जाए, वहां अधिक अभेद रूपक अलंकार होता है। ये देखो, रूपक अलंकार के अन्य भेद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। रूपक अलंकार के अन्य भेद हमने दो भेद देखे, अभेद रूपक अलंकार और तद्रूप रूपक अलंकार। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने काव्य शास्त्र में रूपक अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने। कौन कौन से? अभेद रूपक और तद्रूप रूपक। अभेद रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय व उपमान में अभेद प्रकट किया जाए, वहां अभेद रूपक अलंकार होता है। अभेद रूपक अलंकार के तीन उपभेद होते हैं: न्यून या हीन अभेद रूपक, सम अभेद रूपक और अधिक अभेद रूपक। जहां उपमेय में उपमान से कोई बात न्यून हो, वहां देखो न्यून किसमें होगा? उपमेय में। ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनता किसमें? उपमेय में। यानी समता किसमें? उपमेय और उपमान में। वह अधिकता किसमें? उपमेय में। यह आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अधिकता किसमें होगी? उपमेय में होगी। न्यूनता किसमें होगी? उपमेय में। और समता किसमें होगी? उपमेय और उपमान में। यानी तीनों में आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, एक एक उदाहरण से समझ लो। तीनों के उदाहरण आप यहीं लिख लो। ये थोड़ा सा हटा देता हूं जगह करने के लिए। और न्यून या हीन अभेद रूपक का उदाहरण देखो। द्विभुज के हरि रघुवर सुंदर भेष। ये देखो, द्विभुज के हरि रघुवर सुंदर भेष। अब यहां देखो, हरि क्या है? उपमान। और रघुवर क्या है? उपमेय। अब उपमेय में क्या होनी चाहिए? न्यूनता होनी चाहिए। किससे? उपमान से। तो हरि यहां विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। और तो विष्णु की कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। लेकिन रघुवर के कितनी भुजाएं हैं? यानी श्री राम के 2 भुजाएं। यानी उपमेय में न्यूनता होते हुए भी, यहां विष्णु देखो उपमान है, उपमान के 4 भुजाएं हैं। और रघुवर उपमेय है और उपमेय के 2 भुजाएं हैं। यानी उपमेय में न्यूनता होते हुए भी, और रघुवर को क्या बताया गया है? हरि बताया गया। यानी हरि और रघुवर में कोई भेद नहीं रखा गया है। इसलिए यह कौन सा अभेद हो जाएगा? न्यून या हीन अभेद रूपक। ऐसे फिर ये दूसरा देख लो, इसको हटाता हूं, आपने लिख लिया होगा। अब दूसरा देखो, और दूसरे में देखो, इसमें सम अभेद रूपक में देखो, उपमेय व उपमान में पूर्ण साम्य होते हुए भी अभेदता प्रकट की जाए। जैसे मान लो मैं कहूं मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, तो मुख देखो उपमेय,
और ये चंद्र है, ये क्या है? उपमान। दोनों में पूर्ण साम्यता है, दोनों में क्या है? साम्यता है। और फिर भी दोनों को क्या बताया गया है? एक ही बताया गया है। इसलिए यहाँ कौन सा अभेद है? यहाँ सम अभेद रूपक अलंकार। इसके बाद तीसरा देखो, अधिक अभेद रूपक अलंकार। यानी उपमेय में ये लिख लो आप, सम अभेद रूपक अलंकार में कि मुख चंद्र है और दोनों में समानता है, फिर भी अभेदता प्रकट की गई है, इसलिए यहां सम अभेद रूपक अलंकार है। अधिक अभेद रूपक में देखो, उपमेय में कोई न कोई अधिकता बताई जाएगी। और ये देखो, जैसे उदाहरण लिखूं मैं, ये हाथी सजीव पहाड़ है, ये हाथी सजीव पहाड़ है। तो अब यहां देखो, हाथी क्या है? उपमेय। और पहाड़ क्या है? उपमान। अब यहां ये देखें, देखो हाथी पर किसका आरोप है? हाथी पर पहाड़ का आरोप है। लेकिन हाथी में एक गुण है, वो ज्यादा है, किससे? पहाड़ से। और वो कौन सा? ये सजीवता का। हाथी पर पहाड़ का आरोप किया गया है, फिर भी हाथी में ये गुण है, वो ज्यादा है, किससे? पहाड़ से। और जहां उपमेय में कोई बात या गुण उपमान से अधिक हो, फिर भी उपमेय व उपमान में अभेदता प्रकट की जाए, वहां अधिक अभेद रूपक अलंकार होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अभेद रूपक अलंकार। जहां उपमेय व उपमान में अभेदता प्रकट की जाए, वहां अभेद रूपक अलंकार होता है। अभेद रूपक अलंकार के 3 उपभेद होते हैं: न्यून या हीन अभेद रूपक, सम अभेद रूपक और अधिक अभेद रूपक। न्यून या हीन अभेद रूपक, जहां उपमेय में उपमान से कोई बात, कोई गुण न्यून, कम या हीन हो, वहां फिर भी उपमेय व उपमान में अभेदता प्रकट की जाए, वहां न्यून या हीन अभेद रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय व उपमान में पूर्ण साम्यता होते हुए भी अभेदता प्रकट की जाए, वहां सम अभेद रूपक अलंकार होता है। और जहां उपमेय में उपमान से कोई बात, गुण अधिक हो, फिर भी उपमेय व उपमान में अभेदता प्रकट की जाए, वहां अधिक अभेद रूपक अलंकार होता है। तीनों उदाहरण के माध्यम से हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं तद्रूप रूपक अलंकार। और तद्रूप रूपक अलंकार में देखो, तद्रूप रूपक अलंकार। अब सबसे पहले इस शब्द को देखो, तद्रूप। तद्रूप को देखेंगे, तत् प्लस रूप, अर्थ होगा उसके रूप वाला, उसके रूप वाला। परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा में देखो,
जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, परंतु दोनों में कुछ भेद रखा जाए, दोनों में कुछ भेद रखा जाए, वहां तद्रूप अलंकार होता है। अब ये बात आपको यहाँ ये समझनी है कि इससे पहले हमने पढ़ा था अभेद, और अभेद में भेद नहीं रखा जा रहा था, भेद नहीं रखा जाए, वहां क्या होता है अभेद। और तद्रूप में क्या होता है कि उपमेय पर उपमान का आरोप तो किया जाता है, परंतु दोनों में कुछ न कुछ भेद रखा जाता है। यहां आप ये ध्यान रख लें, इसके वाचक शब्द हैं, यानी तद्रूप अलंकार के वाचक शब्द अन्य, अपर, दूसरा, दूसर, दूजा, दूजो, ये शब्द आपको कहीं पद में मिलते हैं तो वह निश्चित रूप से तद्रूप रूपक अलंकार होगा। अन्य, अपर, दूसरा, दूसर, दूजा, दूजो। उदाहरण से देखो, और उदाहरण में देखेंगे तो ये देखो अमरावती, ओदपुरी, ओदपुरी, अमरावती दूजी, ओदपुरी, अमरावती दूजी, दशरथ दूजो इंद्र मही पर, इंद्र मही पर। अब यहां ये देखो ओदपुरी यानी अयोध्या नगरी, अयोध्या, और अमरावती यानी देवनगरी। यहां ये कहा गया है कि ओदपुरी है वो देवनगरी है, लेकिन देवनगरी समान देवनगरी नहीं है, वो कैसी देवनगरी है, दूसरी देवनगरी है। और जो दशरथ है वो इंद्र है, लेकिन इंद्र नहीं, ये दूसरा इंद्र है, कि दशरथ को दूसरा इंद्र बताया गया है और अयोध्या को दूसरी देवनगरी बताया गया है। इसलिए देखो ओदपुरी पर अमरावती का आरोप और दशरथ पर इंद्र का आरोप किया गया, लेकिन दोनों में भेद रखा गया है। और जहां ऐसा हो वहां तद्रूप रूपक अलंकार होता है। एक सरल उदाहरण देखो, जैसे मान लो ये कहे मुख दूसरा चंद्रमा है, मुख दूसरा चंद्रमा है, तो यहां देखो मुख पर चंद्रमा का आरोप है, लेकिन भेद रखा गया किससे, यहां दूसरा शब्द से। मान लो ये एक ये है मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, और दूसरा है कि मुख दूसरा चंद्रमा है। अब आप यहां समझ सकते हैं दोनों उदाहरणों को एक साथ लेकर कि मुख पर चंद्रमा का आरोप है और अभेद रूप से आरोप है, इसलिए यहां तो कौन सा हो जाएगा, अभेद रूपक। फिर मुख दूसरा चंद्रमा है,
यहां भी मुख पर आरोप किया गया है किसका? चंद्रमा का, लेकिन भेद रखा गया है, और भेद रखा गया है इसलिए कौन सा हो जाएगा? तद्रूप रूपक। इन दोनों उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि मुख चंद्रमा है अभेद रूपक, और मुख दूसरा चंद्रमा है तद्रूप रूपक। जहां भेद न रखा जाए वहां अभेद रूपक, और जहां भेद रखा जाए वहां तद्रूप रूपक। आपको यही ध्यान रखना है, तत् प्लस रूप उसके रूप वाला, यानी जहां भी अन्य, अपर, दूसरा, दूसरे, दूजा और दूजो ये शब्द आपको मिले तो निश्चित रूप से कौन सा अलंकार होगा? तद्रूप रूपक अलंकार होगा। इसी के साथ हमारा रूपक अलंकार है वो पूरा होता है। हमने रूपक अलंकार को पूरा विस्तृत रूप से पढ़ा है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें।